हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे। आज के सेशन में गाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7 फरवरी 2022 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और जैसा कि हम लोग डेली डिस्कस करते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मिडल हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए होगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और वो क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया जाता है वो करंट से रिलेटेड ही होता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए जो सूचना है उस वो क्या है कि आप लोग जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लक्ष्य तक आपके साथ चैनल, जिसकी लिंक आपको यहाँ दिख रही होगी, वो जा कर के आप लोग ज्वाइन करिए। और वहाँ पर आपको ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपको इसकी PDF वहाँ शेयर कर दी जाती है, एंड सेकेंड थिंग क्या है कि वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग शेयर करते रहते हैं, तो आप लोग की प्रैक्टिस होती रहेगी। और वो क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, मतलब जो भी होता है सब उसमें थोड़ी थोड़ी देर पर शेयर किया जाता है। तो इससे आप लोग वहाँ जा कर के प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है कि 5 फरवरी, पहले तो इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हरा करके 5वीं बार यह खिताब जीता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 फरवरी 2022 को, मतलब 5 फरवरी को भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हरा करके 5वीं बार यह खिताब जीता है। तो किसको हरा करके भारत ने जीता है, तो इंग्लैंड को हरा करके। भारत और किसके बीच हो रहा था, किसके बीच हो रहा था, इंग्लैंड के बीच। तो भारत क्या है, विजेता है, भारत विजेता, और इंग्लैंड क्या है, उपविजेता, मतलब इसको हरा करके क्या है, ये भारत जीता है। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए, तो इंग्लैंड को भारत ने कितने विकेट से हराया है, 4 विकेट से हरा दिया है। और ये जो खिताब है वो कितनी कौन सा है, 5वीं बार इन्होंने जीता है। तो इसके पहले मतलब 4 बार कब, जैसे पहला 2000 में, सेकेंड 2008 में यानी 2008 में, थर्ड 2012 एंड फोर्थ 2018। तो ये 4 बार इन्होंने जीता था। और पहला जो 2000 में इन्होंने खिताब जीता था वो किसके नेतृत्व में जीता था, किसकी कप्तानी में, तो मोहम्मद कैफ के। ये जो था, ये फर्स्ट वाला आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मोहम्मद कैफ के नेतृत्व में ये फर्स्ट वाला अंडर 19 का खिताब इन्होंने जीता था। अगर बात करें, ये क्या नाम है इसका, 2022 वाला खिताब, 2022 वाला, ये किसकी कप्तानी में, ये किसकी कप्तानी में, तो ये जो है ये है यश ढुल की कप्तानी में। और दूसरा विराट कोहली, यानी कि जो मैंने बताया था 2008 वाला विराट कोहली, 2012 वाला उन्मुक्त चंद, और 2018 वाला पृथ्वी शॉ के बाद, मतलब पृथ्वी शॉ के कप्तानी में जीता था। और इस बार जो है यश ढुल की कप्तानी में ये 5वीं बार खिताब जीता गया है ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, कुछ और देख लीजिए, प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया है, प्लेयर ऑफ द मैच, तो ये देख लीजिए, तो ये हैं राज अंगद बावा, ये बा है, राज अंगद बावा, ये कहाँ के हैं, भारत के ही हैं। भारत के राज अंगद बावा को क्या किया गया है, इस जो भारत और इंग्लैंड के बीच ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 हुआ है, तो इस फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है किसको, राज अंगद बावा को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अगर पूछे, प्लेयर ऑफ द सीरीज़, तो ये आप देख लीजिए, इनको ये हैं डेवाल्ड
ब्रेविस, डेवाल्ड ब्रेविस, ये बा है, ये बा, तो डेवाल्ड ब्रेविस। तो ये कहाँ के हैं, ये भी देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ के हैं ये, दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सारा आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं क्या है, कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है। ये गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये एक लघु जीवनी है, तो इसको किसने लिखा है, ये इसके लेखक कौन है, तो कौन है ये, नवदीप सिंह गिल। इनका क्या नाम है, नवदीप सिंह गिल। तो ये जो नवदीप सिंह गिल हैं, ये खेल जगत के ही हैं, खेल जगत से ही संबंधित हैं, खेल जगत के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्या नाम है इनका, नीरज चोपड़ा, ये क्या है, एथलीट नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक जो प्रतियोगिता थी, भाला फेंक प्रतियोगिता, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन गोल्ड मेडल जीता था, तो नीरज चोपड़ा। तो भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये क्लियर हो गया होगा। और जो इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता जीता था, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। भाला फेंक जो इन्होंने जीता था, ये 7 अगस्त को इन्होंने ये भाला फेंक प्रतियोगिता जीती थी इन्होंने, तो 7 अगस्त को। तो इन्होंने जो भाला फेंका था, वो कितने दूर फेंका था, तो ये भी ध्यान रखना है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट, 87.58 मीटर, 87.58 मीटर, इतनी दूर इन्होंने भाला को फेंका था। और 7 अगस्त को फेंका था, तो इसलिए 7 अगस्त को अब क्या मनाए जाने की घोषणा की गई है, भाला फेंक दिवस। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भाला फेंक दिवस अब कब 7 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये कहाँ के हैं नीरज चोपड़ा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। इन्हें 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया है। पद्मश्री किसको, इन्हीं को, नीरज चोपड़ा को 2020 में पद्मश्री। और 2021 में इन्हें अभी क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने होंगे, ये मैंने आपसे सारा डिस्कस कर लिया। और ये जो लघु जीवनी है, जो ये नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, इसमें क्या होगा, तो इनके जो नीरज चोपड़ा हैं, इनके बचपन से लेकर के टोक्यो ओलंपिक तक का जो जीवन इतिहास है इनका, और इनकी जो उपलब्धियां हैं, वो इस जीवनी में क्या होगी, शामिल होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश के, क्या क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। तो किसने की है, पेरू ने की है। पेरू में क्या है कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। तो ये जो पेरू है, तो इनके ये जो प्रधानमंत्री अभी बने थे, अभी नए ही बने थे, PM हेक्टर वेलर का, तो इनका क्या नाम है, हेक्टर वेलर। तो इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। तो कुछ रीज़न था, जैसे कुछ आरोप इन पर लगे थे, तो उसी रीज़न से इनको क्या किया, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो और देख लेते हैं पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है, इसको देख लेते हैं, पेड्रो कैस्टिलो यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। ये क्लियर हो गया होगा। और पेरू जो है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। ये भी ध्यान रखिएगा, तांबा उत्पादक देश है। और अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही
बताया था, डिस्कस किया था पेरू के बारे में कि यहाँ पर क्या किया गया है, आपात की घोषणा कर दी गई है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, तेल रिसाव बहुत ज़्यादा हो गया था, इसी के रीज़न से। तो ये भी मैंने डिस्कस किया था, जिसने वीडियो नहीं देखा जा करके देख सकता है, तो वहाँ पे डिटेल मैंने पूरा बताया था। चलते हैं देख लेते हैं पेरू, मैप में देख लेते हैं कहाँ लोकेशन है, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। एक मिनट गाइस, ये है पेरू। ये आप अगर हम इसमें देखें, वर्ल्ड मैप में लोकेशन देख लेते हैं, फिर उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आप देख रहे होंगे ये है चिली लोकेशन, अरे सॉरी, ये है पेरू लोकेशन। चिली तो यहाँ है, ये पेरू लोकेशन है। तो ये पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे। पराग्वे जो है लैंडलॉक कंट्री है, तो ये भी ध्यान रखना है, पराग्वे। तो उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया। बोलीविया भी आपका क्या है, लैंडलॉक देश है, तो बोलीविया हो गया, ये पराग्वे हो गया। ब्राज़ील, ब्राज़ील के बारे में मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पाई जाती है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। गुयाना यहाँ पर है, कोलंबिया। तो ये सब मैप देखते रहिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, पेरू की। तो पेरू मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, फिर बता दे रहे हैं कि जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील वो कौन सी है? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो कहाँ पर है? पेरू और ये बोलीविया, आप देख रहे होंगे, बोलीविया और पेरू, इन दोनों के मध्य में स्थित है। इन दोनों के मध्य में क्या स्थित है? टिटिकाका झील। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ फैक्ट सोच रहे हैं बता दें आप लोगों को, और ये ध्यान रखिएगा कि दो स्थलबद्ध देश हैं, एक बोलीविया और एक पराग्वे। ये भी आप क्या करिएगा, दो स्थलबद्ध लैंडलॉक कंट्री है, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये जो वेनेजुएला आपको दिख रहा है, वेनेजुएला, ये जो है यहाँ पर, ये क्या नाम है इसका, अरे क्या कहते हैं इसको, वेनेजुएला जो है ये यहाँ पर मेराकाइबो झील है। कौन सा झील है वेनेजुएला में? उस झील का क्या नाम है? मेराकाइबो झील। मेराकाइबो झील, बहुत डीप नहीं जाएंगे, कभी इसके बारे में अलग से लेक्चर बनाएंगे, तब वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। वेनेजुएला में मेराकाइबो झील है, और ये मेराकाइबो झील जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर एक नदी है वेनेजुएला में, उस नदी का नाम है ओरिनिको नदी। और ये जो नदी है, ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात यहीं पर है, ओरिनिको नदी पर ही है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात यहीं पर है। जलप्रपात यानी कि झरना जिसको कहते हैं, और वो उसका क्या नाम है जो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर कभी बताते हैं। और चिली में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, अटाकामा मरुस्थल पूछता है। चिली में क्या है? अटाकामा मरुस्थल, इसे भी नोट कर लीजिए। अभी चिली में क्या है? अटाकामा मरुस्थल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, और ये चिली जो है, चिली और अर्जेंटीना, ये भी देख लीजिए, जब देख ही रहे हैं, चिली और ये अर्जेंटीना, इन दोनों के मध्य क्या है? एकांकागुआ। और एकांकागुआ की और ये एकांकागुआ, ये ध्यान रखिएगा कि चिली और अर्जेंटीना के मध्य क्या है? एकांकागुआ। और विश्व की जो लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो है यही है, एकांकागुआ ही है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकागुआ ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और चिली की बात कर रहे थे, तो चिली में एक और फैक्ट देख लेते हैं, देख ही रहे हैं तो चिली में जो है एक अरिका स्थान है, अरिका, इसको नोट कर लीजिएगा। अरिका जो है ये संसार का यानी विश्व के शुष्कतम स्थलों में से एक जाना जाता है। अरिका जो कहाँ पर पड़ेगा? चिली में ही पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, और ये आप देख रहे होंगे चिली, पराग्वे और अर्जेंटीना। चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ये मकर रेखा
से गुजरती हैं, मकर रेखा से, जो ये है क्या नाम है इसका, साउथ अमेरिका, तो इसमें चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना ये मकर रेखा से होकर के गुजर रही हैं। और ये देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील ये किसको कर रही हैं, विषुवत रेखा से होकर के गुजर रही हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये सारे क्वेश्चन। चलते हैं, अब बहुत डीप नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और ये आप अलग से देख लीजिए, पेरू, ये देखिए, ये देखिए, देख लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में, इस क्वेश्चन को लेने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा क्या है मैपिंग बता देंगे, बस यही रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर देश में कितने दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लता मंगेशकर जी का 92 ईयर की उम्र में निधन हो गया और उनके निधन पर देश में कितने दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। तो 2 डेज़ के लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। और इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय शोक मतलब शोक के दौरान क्या होता है, जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है तो वो क्या हो जाता है, आधा झुका दिया जाता है। तो उनके सम्मान में क्या होगा, आधा झुका रहेगा 2 दिन तक। और इस जब ये जो राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है तो इस दौरान क्या होता है, कोई सरकारी या औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि इनका जन्म 1929 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, इंदौर में हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश। 1929 में इनका जन्म हुआ था। और अभी क्या हुआ है, 6 जनवरी क्या कहते हैं इसको कि 2022 में, 1 मिनट, 2022 में 92 ईयर, ये ध्यान रखना कितने वर्ष की उम्र में इनकी निधन हुई है। तो ये फैक्ट नोट कर लीजिएगा, 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ बात कर लेते हैं इनके बारे में कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार, वैसे तो बहुत से पुरस्कार मिले लेकिन जो मेन है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 1989 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में। और बात करें 2001 में इन्हें भारत रत्न इनको मिला था। भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था 2001 में। अगर बात करें कि 1989, ये कहीं कहीं 1990 भी मिलता है और कहीं कहीं 1989 भी, तो दोनों आप लोग देख लीजिएगा। न्यूज़पेपर में हर जगह कहीं 1989 दिखा और कहीं 1990। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न, वैसे 1989 ही सही होना चाहिए। और देखा जाए तो इन्हें 1969 में इन्हें क्या मिला था, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और देख लेते हैं 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से भी। तो क्वेश्चन तो आना ही है इनके बारे में, एग्जाम में आएगा, तो कहाँ से आएगा, इसीलिए मैंने ये तो नहीं पता, इसीलिए सारे फैक्ट मैं बता दे रही हूँ। आप लोग सारा नोट डाउन कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा तो क्लियर रहेगा, कहीं से भी आएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। 2008 में इनको क्या मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। और क्या कहते हैं इसको, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या नाम है उसका, लीजन द ऑनर अवार्ड, लीजन द ऑनर अवार्ड, ये भी इनको प्राप्त हो चुका है। तो ये जितने भी फैक्ट हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और इन्होंने 36 से भी अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में इन्होंने क्या किया था, गाने रिकॉर्ड किए थे, 36 प्लस भारतीय और विदेशी भाषाओं में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने हजारों गाने इन्होंने क्या किए हैं,
रिकॉर्ड किए हैं। तो चलते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसके द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, ये आरिफ खान के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, आरिफ खान के द्वारा। तो भारत की तरफ से जो अगुवाई किया है ये आरिफ खान ने किया। कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। आरिफ खान कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो ये कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। तो भारत की तरफ से जो भाग लेने वाले हैं वो एकमात्र खिलाड़ी कौन है, आरिफ खान ही हैं। एकमात्र खिलाड़ी यही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 हो रहा है ये कहाँ पर है, बीजिंग, चीन। तो चीन की जो राजधानी है वहीं पर इसकी शुरुआत हो चुकी है, 2022 की हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ के उद्घाटन समारोह के दौरान जो है, एक मिनट इसको और डिटेल में बताते हैं। तो जो उद्घाटन, ओलंपिक का उद्घाटन हुआ तो उस समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की गई है। इस समारोह में 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की गई। और इन खेलों में केवल एकमात्र भारत के जो खिलाड़ी हैं 31 ईयर के हैं, क्या नाम है इनका, आरिफ, ये क्या किए हैं, इसमें हिस्सा लिए हैं, भाग लिए हैं। तो भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी कौन, आरिफ। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये हो गया। और ये जो है क्या नाम है इनका, कि आरिफ जो हैं बीजिंग 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले इकलौते भारतीय एथलीट हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले इकलौते भारतीय एथलीट हैं। और क्या नाम है इनका, ये स्लैलम और ज्वाइंट स्लैलम और ज्वाइंट स्लैलम इसमें कोटा जीतने वाले आरिफ 2 अलग अलग स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ बात कर लेते हैं बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। तो इसका जो शुभंकर है वो क्या है, उसका क्या रखा गया है, ड्वेन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ड्वेन मतलब दो ड्वेन है। तो एक ड्वेन का मतलब हंसता हुआ पांडा और दूसरे का जलती लालटेन। पहले का हंसता हुआ पांडा और दूसरा जलती हुई लालटेन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये बीजिंग जो है एकमात्र शहर है जहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों हुए हैं। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में नोट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को और कुछ मनाया जाता है, मैंने आप लोगों से बताया था कि कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस भी क्या करते हैं, 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है ये 4 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, इसी दिन क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली क्या हुआ था, 4 फरवरी 2019 में पोप फ्रांसिस और अल अजहर के भव्य, यहाँ लिख दे रहे हैं बाकी, अल अजहर के भव्य इमाम शेख अहमद अल तैयब यानी पोप फ्रांसिस
और शेख अहमद अल तैयब के मध्य क्या हुआ था, एक मुलाकात हुई थी, एक ऐतिहासिक मुलाकात की ये याद दिलाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ये 4 फरवरी के दिन हुआ था, तो इसी की याद में ये क्या है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, धार्मिक समुदायों के बीच क्या किया जाए, संवादों को बढ़ाया जाए। इस दिन का उद्देश्य क्या है कि जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न धर्म हैं और विश्वास हैं, उनके बारे में क्या किया जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाए। इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को शिक्षित करना भी है कि क्या करना है, सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान, धर्म, विश्वास की जो विविधता है ये क्या करती है, यह दिवस मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये कब हुआ था, 2021 में आयोजित किया गया था। 2019 में तो ये इन लोगों के बीच ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी, और 2021 में क्या हुआ, फर्स्ट ये सेलिब्रेट किया गया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNO के द्वारा इसको 21 दिसंबर 2020 को 4 फरवरी को मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। कब? 21 दिसंबर 2020 को ये प्रस्ताव अपनाया गया कि क्या किया जाना है, 4 फरवरी को यह दिवस मनाया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यह दिवस अब क्या है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का एक हिस्सा है, यानी वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का क्या है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है उसका एक क्या है, हिस्सा है, जिसे फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट थे मैंने सारे आपसे डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके द्वारा हाल ही में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। क्या क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा, तो मेघालय के जो CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, कॉनरैड के संगमा। क्या नाम है, कॉनरैड के संगमा। तो ये मेघालय के CM हैं, तो इन्हीं के द्वारा इस शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया है, शिलोंग टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी पार्क का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन क्यों किया गया है, कोई तो रीज़न होगा, कोई तो पर्पज़ होगा। तो बिल्कुल है, इसका पर्पज़ यही है कि जो वो मेघालय वासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, रहने वाले लोग हैं, उनको क्या करना है, वापस लाना है। कहाँ से वापस लाना है, जो क्या किए हैं, नौकरी की तलाश में, नौकरी के कारण राज्य को छोड़ दिए हैं, तो उन्हें क्या करना है, वापस लाना है। और यह पार्क क्या करेगा, मेघालय राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या कहते हैं, और इसके बारे में क्या, जो ये और ये ध्यान रखना है, जो एक मिनट, कॉनरैड के संगमा हैं, ये किस पार्टी से हैं। तो क्योंकि चुनाव का टाइम है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, तो ये ध्यान रखना है कि कॉनरैड के संगमा जो हैं ये NPP से, NPP का मतलब नेशनल पीपल पार्टी से संबंधित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये जो NPP जो है ये 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, ये नवीनतम राजनीतिक पार्टी है, नवीनतम राजनीतिक पार्टी, ये आपको ध्यान रखना है। और शिलोंग जो है, शिलोंग ये भी देखिए, शिलोंग जो है ये भारत का 100वें नंबर का स्मार्ट शहर है, भारत का 100वें नंबर का स्मार्ट शहर है, स्मार्ट सिटी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें तो ये जो नोकरेक नेशनल पार्क है, एक मिनट, नोकरेक कहाँ से संबंधित है, बहुत पूछता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना, मेघालय से ही संबंधित है नोकरेक। अगर बालफक्रम नेशनल पार्क, ये भी मेघालय से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और जो नोकरेक नेशनल पार्क है, यहाँ पे हाथी तथा हुलोक गिब्बन है,
क्या नाम है इसका, हाथी और हुलो गिब्बन, गिब्बन गिब्बन। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाती है इससे, बाकी हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। और जो जनजातियां यहाँ की, तो गारो खासी जयंतिया और एक जनजाति गारो खासी जयंतिया तो सबको पता होगा, एक और जनजाति कोच, ये भी कहाँ से संबंधित है, मेघालय से ही संबंधित। मेघालय ये शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। जो मेघालय बार बार बोल रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि मेघालय बार बार हम क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि मेघालय शिलोंग जो है मेघालय के अंदर ही आता है, तो शिलोंग जो है मेघालय की कैपिटल है, तो जो नहीं जानता उसके लिए। और ये राज्यपाल कौन है, तथागत रॉय, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली ये क्या हुआ था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, तो उसमें उस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया कि जो दुनिया के 50% कर्मचारी होंगे, दुनिया के 50% कर्मचारी, उनको 2025 तक रीस्किलिंग की ज़रूरत होगी। और ये जो रिस्क और यह जो होगा प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण ही होगा। और इसके अलावा क्या होगा, ऑटोमेशन, ट्रांसफॉर्मिंग जॉब्स एंड महामारी, आर्थिक व्यवधान जो बढ़ा रहे हैं। ये जो पार्क का उद्घाटन किया गया, पार्क का जो निर्माण किया गया है, वो इन सभी को क्या करेगा, जो अंतर आया है उसको क्या करेगा, फुलफिल कर देगा, पाट देगा उस चीज़ को। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के, अब देखिए ये है चौरी चौरा घटना, और चौरी चौरा घटना सबको पता है ये हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लीजिए करंट अफेयर्स में आ गए कि नहीं, करंट टॉपिक बन गया कि नहीं। लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री तो करंट से कैसे रिलेट हो सकता है, तो यही है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। और यही क्वेश्चन क्या करें एग्जाम में, मैंने क्या कहा था कि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट में चल रहे होते हैं, तो चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसी से रिलेटेड ही होते हैं। तो ये देखिए चौरी चौरा घटना, अब इसी से रिलेटेड जरूरी नहीं है कि ये कौन सा वर्ष पूरा हुआ यही दे दे। अब चौरी चौरा घटना से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड इसी को बना करके 3-4 उसमें क्या करते हैं, स्टेटमेंट दे करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी से रिलेटेड। तो यही होता है। तो ये देखिए 4 फरवरी 2022 को क्या हुआ है, 100 वर्ष के पूरा होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, श्रद्धांजलि दी है। तो चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का ये क्या है, कस्बा है। गोरखपुर जिले का क्या है, ये एक कस्बा है चौरी चौरा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि इसके बारे में चलते हैं, थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। 1920 1 अगस्त 1920 को हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है लिखने के कारण, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनिए। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन चलाया था, सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया था। और इस आंदोलन में क्या हुआ था, जो स्वदेशी का उपयोग करने की बात की गई थी कि स्वदेशी का उपयोग करो, और जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार करने की बात की गई थी। और स्पेशली देखा जाए तो जो मशीन से बने कपड़े होते थे, और क्या नाम है उसका, शैक्षणिक प्रशासनिक संस्थान, तो इन सभी को क्या करना, इन्होंने बहिष्कार करने की बात कर दी थी। तो ये इसमें शामिल था असहयोग आंदोलन में। फिर क्या होता है, 4 फरवरी को जो स्वयंसेवक लोग थे वो शहर में एकत्र होते हैं, और क्या करते हैं, बैठक के बाद एक जुलूस निकाला जाता है। और उस जुलूस में क्या होता है कि उस जुलूस में जो लोकल पुलिस स्टेशन था और पास के मुंडेरा बाज़ार में ये लोग क्या करते हैं, धरना देते हैं। अब धरना देते हैं तो पुलिस क्या करती है, आ करके वो उस भीड़ पर क्या करती है, गोलियां चलाने लगती हैं। तो जिसमें क्या होते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, कुछ लोग मारे जाते हैं। तो इसी जवाबी कार्यवाही में ये लोग भी अटैक करने लगते हैं, और क्या करते हैं, भीड़ में जा करके उसी भीड़ ने क्या किया, जा करके जो लोकल पुलिस स्टेशन थी वहाँ पर जा करके, उस थाने में जा करके आग लगा देते हैं। और भागने के कारण कुछ पुलिसकर्मी तो पकड़ लिए जाते हैं और कुछ को पीट कर मार दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, पुलिस की बहुत सारी संपत्ति क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। तो ये आप पूरा मतलब कहानी थी कि चौरी चौरा घटना यही थी पूरी। तो इसमें क्या किया जाता है कि ब्रिटिश राज ने इन सभी अभियुक्तों पर क्या करता है, मुकदमा चलाता है, और इसमें 225 आरोपियों में से 172 को तुरंत मौत की सज़ा सुना दी जाती है।
172 225 लोगों में से 172 लोगों को क्या किया जाता है, मौत की सज़ा सुना दी जाती है तुरंत। और उनमें इन दोषियों में से 19 को ही फांसी दी गई थी। और अंतिम में देखा जाए तो इनमें से 19 को क्या की गई थी, 19 लोगों को फांसी दी गई थी। फिर क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का डिसीजन ले लेते हैं कि क्योंकि ये अहिंसा के वो खिलाफ थे, अहिंसा के नहीं, हिंसा के खिलाफ थे। वो अहिंसा को मानते थे, तो हिंसा के वो खिलाफ थे, और हिंसा ये पूरी तरह से हिंसा पर ही आधारित थी। तो इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने इसको वापस ले लिया। तो ये पूरी कहानी थी, ये पूरी स्टोरी थी जो मैंने आपको बता दी है। तो वो अहिंसा प्रेमी, लेकिन ये जो था हिंसा से ही क्या था, पूरा भरा हुआ था ये। और गांधी जी ने क्या हुआ, उसका असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला लेते हैं। और फिर क्या करते हैं कि 12 फरवरी 1922 को यह जो आंदोलन रहता है या जो सत्याग्रह रहता है, इसको क्या किया जाता है, औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड जो भी थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी पीसीएस, ये ध्यान रखिए, बता रहे हैं बहुत डिटेल में बताएंगे इसको, तो ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, रिवर लिंकिंग परियोजना जो कि चर्चा में है, इसका संबंध किन नदियों से है। अभी बहुत चल रहा है, बहुत दिन से ये टॉपिक में चल रहा है, सोचा मैंने इसको बता ही दिया जाए। तो रिवर लिंकिंग परियोजना जो कि चर्चा में, इसका संबंध किन नदियों से, पहले नदी देख लेते हैं, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। कौन कौन सी नदी है, इसकी क्या हुई थी, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, उन्होंने इस बार के बजट में इन्होंने इस रिवर लिंकिंग परियोजना की घोषणा की थी, जिसमें क्या किया गया था, जो दक्षिण भारत में है, ये सारी नदियाँ तो आपको पता है, ये दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तो दक्षिण भारत में नदी के पानी को साझा करने का जो विवादास्पद मुद्दा चल रहा है, तो उसी को इन्होंने उसमें घोषणा की थी। और तो देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये जो नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, तो ये रिवर लिंकिंग परियोजना इसी से संबंधित है, इन नदियों से। तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो कम यूज़ करने वाली नदियां हैं, कम इस्तेमाल होने वाली जो नदियां हैं, उनके नदियों के जल को, हम बोलने में ध्यान दीजिएगा, जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गंदे तरीके से लिखा रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। कम इस्तेमाल होने वाली नदियों के जो जल हैं, उनको क्या करना है, कम इस्तेमाल होने वाली नदियों के जल को अधिक इस्तेमाल होने वाली नदी के जल में क्या करना है, मिलाना है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य क्या है, ये ध्यान रखना, उद्देश्य क्या है, इस रिवर लिंकिंग परियोजना का उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसका जो कम यूज़ होने वाली नदियाँ हैं, उनका जो वाटर है, उनका जो जल है, उसको क्या करना है, अधिक इस्तेमाल होने वाली नदी के जल में मिलाना है। तो ये इस परियोजना का उद्देश्य है। ऐसा ना होने पर क्या होता है, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये नदियों का पानी क्या करता है, ऐसा ना होने पर नदी का जो पानी है वो समुद्र में जाकर मिलता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो रिवर लिंकिंग परियोजना है, इस पर विवाद मतलब ये जो दक्षिण भारत में जो नदियां हैं, इनके पानी को साझा करने के लिए बहुत पहले से ही विवाद चल रहा है, और इस परियोजना से यह मुद्दा और भी ज़्यादा क्या हो गया है, गर्म हो रहा है, मतलब और भी ज़्यादा विवाद इस पे बन रहे हैं। तो देख लेते हैं कावेरी नदी की देखते हैं क्या है, कैसे चल रहा है। तो कावेरी नदी की उत्पत्ति कर्नाटक में हुई है, पता ही होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो देख लीजिए। कावेरी नदी की उत्पत्ति जो है, उसका उद्गम जो है वो कर्नाटक में है, और यह जो है बहती कहाँ पर है, तमिलनाडु में बहती। एक मिनट, ये हम सोच रहे हैं मैप में ले चलें, आपको दिखा दें थोड़ा, एक मिनट, मैप होगा मेरे पास, यस, ये देखिए, कौन सी नदी की बात कर रहे थे, कावेरी नदी। केरल ये है, केरल आपको दिख रहा होगा।
तो केरल जो है यहाँ से नहीं, ये तो केरल है। और कावेरी नदी की बात कर रहे थे, कावेरी नदी, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी की जो उत्पत्ति है, कावेरी नदी की उत्पत्ति यहाँ कर्नाटक से में होती है, कर्नाटक में होती है। और यह बहती कहाँ पर है? तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु में बहती है। बात करें पेन्नार नदी की, ये सब पूछता है तो नोट करते चलिएगा। पेन्नार नदी की बात करें तो ये भी यहीं से उद्भव, यहीं कर्नाटक में ही हुआ है। और ये पूर्वी तट की ओर ये भी बहती हुई जाती है, और पूर्वी तट की ओर बहते हुए ये आंध्र प्रदेश की ओर जाती है। पेन्नार नदी कर्नाटक में उद्भव और बहती हुई ये कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और इसी तरह देखा जाए तो ये जो पेन्नार नदी है, ये देश की तीसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी, नहीं एक मिनट, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट, ये पेन्नार नदी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलते हैं तीसरी नदी बात करते हैं, गोदावरी नदी। मैंने 4 नदी की बात की थी ना, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। कावेरी मैंने डिस्कस कर दिया, और पेन्नार नदी ये भी मैंने कि पेन्नार कावेरी पेन्नार का उद्गम कर्नाटक से हो रहा, कावेरी तमिलनाडु में बहते हुए जा रही है, पेन्नार आंध्र प्रदेश में बहते हुए जा रही है। अब बात करेंगे गोदावरी। तो ये क्या है? देश की तीसरी सबसे बड़ी नदी, देश की 3rd सबसे बड़ी जो नदी है गोदावरी। ये क्या करती है? तो थोड़ा हमें ऊपर चलना पड़ेगा, यहाँ पर ये महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र से निकलती है, और महाराष्ट्र से निकलते हुए ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होती हुई ये क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महाराष्ट्र से निकलती हुई तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और क्या है? आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगर बात करें कृष्णा नदी की, जो हमारी चौथी नदी है, चौथी नदी, इससे रिवर लिंकिंग में 4 नदियां हैं जो मैंने बताया है, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, गोदावरी, 3 डिस्कस कर लिया। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी क्या करती है? ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, कृष्णा भी क्या करती है? महाराष्ट्र से ही निकलती है। और महाराष्ट्र से निकल करके ये क्या करती है? कर्नाटक, कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र से निकल करके कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए ये क्या करती? गुजरते हुए यहाँ आती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कृष्णा नदी के पानी का पूरे रास्ते में इतना इस्तेमाल होता है जब ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, यानी कृष्णा नदी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब तक ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में जब आकर के गिरती है तो इसका पानी बहुत ही कम बचता है। तो ऐसे ही देखा जाए तो कावेरी और पेन्नार नदी की स्थिति भी इसी की तरह है। तो इस समय जो गोदावरी एकमात्र ऐसी नदी बचती है जिसके पास जल की मात्रा क्या है? बहुत ज़्यादा है। और लिंकिंग परियोजना और रिवर लिंकिंग जो परियोजना की बात कर रहे हैं हम, तो उस परियोजना के जरिए इसके जल को, गोदावरी नदी का जो जल है, इसके जल से क्या करना है? अन्य नदियों को भरना है, क्योंकि ये सब क्या है? यहाँ सब यूज़ हो जा रहे हैं, सभी राज्य अपना अपना यूज़ कर ले रहे हैं, और यहाँ पर आते आते ये बहुत कम बच रही है। तो अब इसके जल को क्या करना है? इस गोदावरी नदी के जल को क्या करना है? इन नदियों को भरना, अन्य नदियों को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितनी पूरी कहानी थी ये मैंने आपको बता दी है। तो यही पूरा चल रहा है इस समय, और यही आपको पता होना है। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि दक्षिण भारत है वो नदियों के पानी को लेकर के, उसके यूज़ को लेकर के हमेशा हिंसक रूप ले चुका रहता है, विवाद हमेशा चलता रहता है। तो इनके निपटारे के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन भी किया गया था। इसके विवाद को निपटाने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन भी हुआ था। कई साल पहले की बात करें तो कावेरी नदी के जल को लेकर के भी विवाद था। किसके बीच था? कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच था। ऐसे ही देखा जाए तो जल विवाद कृष्णा नदी को लेकर के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच था। आंध्र प्रदेश से पृथक बन गया जो तेलंगाना, तो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच भी यह विवाद चलता रहा। तो ये सारी पूरी कहानी है जो कि मैंने आपको बता दी है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको ये रिवर लिंकिंग परियोजना जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे पता है। और अगर पसंद आया हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ गाइज इसको शेयर कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री डिवाइन योजना को कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री डिवाइन योजना
को कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित किया गया है। सोचा था बहुत डीप जाकर बताएंगे, बट बहुत डीप नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। बस ये देखिए कि 1500 करोड़ रुपए के साथ इसको स्टार्ट किया गया है डिवाइन योजना। पहले ये देख लेते हैं, ये जो पीएम डिवाइन है, ये एक मिनट, पीएम प्रधानमंत्री, और जो डिवाइन है तो प्राइम मिनिस्टर्स, पीएम का प्राइम मतलब हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स, डी का मतलब डेवलपमेंट, आई का मतलब इनिशिएटिव फॉर, अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये NE ध्यान रखना है, NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अब समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री की जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है वो किसके लिए है, नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो इस योजना का जो डिवाइन योजना जो है, इसका उद्देश्य मिजोरम में क्या करना है, बैम्बू लिंक रोड, बैम्बू मतलब बांस, बैम्बू लिंक रोड्स नॉर्थ ईस्ट पर चलें तो एक मिनट, मैप में ही कुछ लोगों की डिमांड है कि मैप के थ्रू बताया करिए जिससे क्लियर हो जाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ही लोग के लिए वीडियो बढ़ाना हो इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मिजोरम, तो ये है मिजोरम, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिवाइन योजना है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा ये है, आप देख रहे होंगे ये सब नॉर्थ ईस्ट ही है, ये देख रहे होंगे। तो मिजोरम में क्या करना है, बैम्बू लिंक रोड्स, इस पे क्या करना है, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, बैम्बू लिंक रोड सहित जो बुनियादी ढांचा है और ज़रूरत आधारित सामाजिक विकास है उसके लिए क्या करना है, फंड प्रदान करना है। मतलब मिजोरम में क्या किया जाएगा, बांस लिंक का निर्माण किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो इस योजना के तहत मिजोरम में बांस लिंक रोड का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और इससे क्या होगा, सड़कों से जंगलों से बांस के परिवहन में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। और नॉर्थ ईस्ट एरिया में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में बाल चिकित्सा और वयस्क एक मिनट इसको लिख दे रहे हैं, थोड़ा टफ है, हेमटो लिम्फोइड, बहुत बड़ा मैंने लिख दिया है, तो बाल चिकित्सा और वयस्क हेमटोलिम्फोइड मतलब सिर और गर्दन, इसका मतलब होता है सिर और गर्दन का कैंसर, सिर और गर्दन के कैंसर के प्रबंधन में भी इससे क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और देख लेते हैं, तो ये जो डिवाइन योजना है, प्रधानमंत्री की जो डिवाइन योजना है उसको नॉर्थ ईस्ट, हाँ ये ध्यान रखना किसके माध्यम से इसको लागू किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, किसके द्वारा लागू किया जा रहा है, तो NEC के माध्यम से। NEC के माध्यम से का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल मतलब उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से इस योजना को लागू किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और पीएम डिवाइन योजना जो है, मैंने बजट जब बताया था उसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री डिवाइन योजना जो है प्रधानमंत्री गतिशक्ति और सामाजिक विकास परियोजनाओं के अनुरूप बुनियादी ढांचे को क्या करेगी, वित्त पोषित करेगी। तो ये पीएम गति शक्ति के उसमें आता है। और देख लेते हैं इस डिवाइन योजना में और क्या शामिल है। तो एक तो मैंने बता दिया कि ये जो हेमटोलिम्फोइड जो है, हेमटोलिम्फोइड मतलब कि जो गर्दन का, जो मैंने बताया कि जो कैंसर से संबंधित है, तो उसमें ये क्या करेगा कि उसमें ये उसके लिए भी, उसके कैंसर के प्रबंधन के लिए क्या कहते हैं उसको, इसके लिए भी समर्पित किया गया है, उसकी सेवाओं के लिए भी इसको, इस योजना को समर्पित किया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लें तो एक मिनट, नेक्टर है, नेक्टर, ये इसके लिए भी ये काम आएगा। नेक्टर आजीविका सुधार परियोजना में भी ये डिवाइन योजना इसके लिए भी काम आएगा, ये भी योजना उसमें शामिल है। और बात करें तो दक्षिण सिक्किम की बात करें, ये सिक्किम है तो इसका दक्षिण एरिया जो है, दक्षिण सिक्किम में ढापर से भालेदुंगा तक, ढापर बहुत डीप नहीं जाना आप लोग को, बस हम बता दे रहे हैं कि सामने आए तो लग जाए। ढापर से भालेदुंगा तक पर्यावरण के अनुकूल
केवल कार के लिए गैप फंडिंग भी इसी में शामिल है। तो ये सब पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत शामिल है, जो कि मेन था लाइन, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग, मतलब अगर शॉर्ट में कहें तो कैंसर प्रबंधन पर इस पर बल दिया गया है, मिजोरम में बम्बू लिंक रोड के लिए इस पर बल दिया गया है, वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। शॉर्ट में मैंने यही बता दिया कि शॉर्ट में आप लोग अपना लिख लीजिएगा शॉर्ट में कि कैंसर प्रबंधन पर बल, मिजोरम में बैम्बू लिंक रोड और वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा, ये इसी के द्वारा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर के 80 घाट को उसका पहला फूड स्ट्रीट मिल गया है? तो 80 घाट कहाँ पर है? वाराणसी। बस यही इसमें बताना है, ज़्यादा इसमें कुछ बताना नहीं है कि कहाँ ये 80 घाट किसका, वाराणसी के 80 घाट को क्या किया गया है, वो उसका पहला स्ट्रीट फूड मिल गया है। तो ये किसके द्वारा, ये किसका संयुक्त प्रयास है? तो वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड और वाराणसी नगर निगम का एक संयुक्त प्रयास है। ये जो फूड स्ट्रीट है ये वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड और वाराणसी नगर निगम का क्या है, संयुक्त प्रयास है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिट्रा ड्यूरा, पिट्रा ड्यूरा को क्या बोलते हैं हिंदी में कहा जाए तो परचिनकारी, परचिनकारी भी कहते हैं। यानी कि पिट्रा ड्यूरा आपको पता है, परचिनकारी आ जाए तो पता ही ना रहे तो ये भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पर ये रा पर बड़ी की मात्रा परचिनकारी। तो पिट्रा ड्यूरा जो परचिनकारी है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध, अब ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, फटाफट आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। पिट्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है, एक मिनट लिख दे रहा हूँ, दीवारों में क्या की जाती है, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर, इसमें क्या किया जाता है, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़ी जाती है, जड़कर फूलों की नक्काशी करते हैं। क्या करते हैं? फूलों की नक्काशी करते हैं। इसमें दीवारों में अर्धकीमती पत्थर को जड़ करके फूलों की नक्काशी करते हैं। तो ये परचिनकारी, पिट्रा ड्यूरा या पच्चीकारी भी कह सकते हैं। तो ये इसी से संबंधित है, अर्धकीमती पत्थर जड़ करके दीवारों में फूलों की नक्काशी करना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी लाइन जो बोलने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि ये पिट्रा ड्यूरा नाम का जो जड़ाऊ कार्य है ये सबसे पहले किसके मकबरे में देखने को मिला, किसके मकबरे में किया गया था? तो ये सबसे पहले जो देखा गया है एतामुद्दौला के मकबरे में। पिट्रा ड्यूरा नामक जो ये कार्य हुआ सबसे पहले एतामुद्दौला के मकबरे में किया गया। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। इसका निर्माण जो है जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ है? तो बटाई शब्द का क्या अर्थ है, इसका ये बटाई तो आपको पता ही हो गया होगा कि क्या है बटाई। तो लगान निर्धारण का तरीका, लगान निर्धारण से ये संबंधित है, लगान निर्धारण का ये तरीका था। तो ये क्या है, एक पद्धति थी उस समय कि जिसमें क्या किया जाता था कि जो वास्तविक उपज का जो बंटवारा होता था वो राज्य और किसके बीच होता था, कृषक किसान के बीच होता था। वास्तविक उपज जो होती थी उसका बंटवारा करते थे राज्य और किसान के बीच। और इस शेरशाह सूरी इन्होंने लगान निर्धारण के तीन प्रणाली अपनाई थी, 3 पद्धतियाँ इन्होंने अपनाया था शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण का। तो वो कौन से 3 प्रणाली थे? पहला था नश्क, इसको और भी क्या कह सकते हैं, मुक्तई भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, कनकूत प्रणाली। दूसरी क्या प्रणाली थी देख लीजिए, जब्ती प्रणाली या नगदी प्रणाली, ये भी कह सकते हैं हम। तीसरी प्रणाली जो थी वो बटाई थी, बटाई प्रणाली। बटाई या इसको और भी कुछ क्या कहते हैं, उसको गल्ला बख्शी कहते हैं, इतने टफ नाम है, गल्ला बख्शी। तो ये आपको ध्यान रखना। और बटाई 3 तरह की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। तो ये भी ध्यान रखना कि बटाई जो इनका था, बटाई जो था, बटाई के भी 3 प्रकार थे, एक लंक बटाई, एक खेत बटाई और एक रास बटाई। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने होंगे यहीं से आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो 4 ऑप्शन है, हुमायूं, सेकंड अकबर, थर्ड जहांगीर एंड
क्या है, शाहजहां। तो किसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था, जिसको अगर एनसीईआरटी की बुक में देखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, निगार खाना कहा गया था। एनसीईआरटी की बुक में निगार खाना नाम मिलता है। बाकी एक पुस्तक है उसमें इसको क्या नाम है, एक पुस्तक है अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना कहा गया उसको। तो हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चला निगार खाना बनवाया, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। हुमायूं ने एक पुस्तकालय भी बनवाया था, तो जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। अमीर हमजा, कुछ इसमें थोड़ा सा छूट गया, दस्ताने, ये पूरा हो, इसको ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस टाइप हो गया, दस्ताने अमीर हमजा होगा, पूरा होगा इसका, दस्ताने अमीर हमजा, ये पूरा है। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये अकबर के द्वारा। अकबर ने कई ग्रंथों को चित्रित करवाया था, तो जिसमें सर्वप्रथम यही था, दस्ताने अमीर हमजा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो ऑप्शन है हुमायूं, सेकंड अकबर, जहांगीर, फोर्थ शाहजहां। तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश हुआ था वो अकबर के दरबार में हुआ था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश जो है पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिन्होंने क्या किया था, मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। एक व्यक्ति विशेष का चित्रण था और एक दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तु को क्या किया गया था, छोटे आकार में बनाना। ये दोनों यहाँ पे विशेषता देखने को मिलती है। तो चित्रकला का विकास देखा गया तो हुमायूं के शासनकाल में ही स्टार्ट हुआ, लेकिन इस पे देखा जाए तो अकबर के टाइम में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला की शैली पर पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अकबर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अभी आगे बता देंगे इसी में, ये वाला क्वेश्चन यही बताने जा रही थी, तब तक आगे। ये जसवंत नहीं, दसवंत है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो ये किसके थे, अकबर के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताया है, इसको नोट कर लीजिएगा कि अकबर के दरबार में के दसवंत और बसावन, ये दो बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो दसवंत बसावन अकबरकालीन चित्रकारी थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं। मुगल नहीं, ये हो गया। ये क्वेश्चन आपको देना है जो करंट में है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका आंसर आपको, ये मैंने डिस्कस भी किया है, बहुत बार किया है, आपको पता भी होगा, अभी तुरंत पता होगा, तो जो तुरंत देखे तुरंत इसको रिप्लाई कर दे। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से, इसका आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए जल्दी जल्दी रिविज़न कर लेते हैं हम लोग। 5 फरवरी के हाल ही में केंद्र सरकार ने किस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है, रवि मित्तल को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे यूजीसी के नए चेयरमैन के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में एलआईसी को बीमा ब्रांड की सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है, 10th नंबर पर। 10वां, जिसे भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है, अरावली जैव विविधता पार्क को। नेक्स्ट क्या है, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनाया जाएगा, भोपाल एमपी। गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है, यूपी। और लोकप्रिय के लिए किसको चुना गया था, महाराष्ट्र। फरवरी 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा किसे महालेखा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया, सोनाली सिंह को। 6 फरवरी 2022 को किस देश के क्रिकेट टीम देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाले विश्व की पहली टीम बन जाएगी, भारत। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या रखने की मंजूरी दी गई है, नर्मदापुरम। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किए जाने की घोषणा, अगस्त 2022। तो ये पीएम डिवाइन योजना है, जिसके बारे में ये है, इन स्पिरिट ऑफ पीएम गतिशक्ति फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इनिशियल एलोकेशन ₹1500 करोड़, ये भी मैंने बता दिया है। इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ फॉर यूथ एंड वुमेन फिलिंग गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स, तो अंतर को बांटना है, ये भी मैंने बता ही दिया था आपको। तो सारे मैंने डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज ये देखिए, वाराणसी के 80 घाट को मिला पहला फूड स्ट्रीट, ये सब है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो क्या करिए, आप वीडियो को
लाइक करिए और शेयर करिए जितना भी हो सके गाइज़, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। एक लाइक करके तो आप सपोर्ट दिखा ही सकते हैं, अपना थोड़ा हौसला दे ही सकते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो एटलीस्ट एक लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। कमेंट किया करिए क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी बताइए, उसको हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना ही, चलिए कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं हम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।